Hello students, welcome to the St. Peter's Law Academy. I am Sumit Pawar and today we are going to discuss another local law of the Rajasthan APO, and that is Rajasthan Excise Act 1950. Okay, this is the Rajasthan Excise Act 1950. Student, it's a very important act for your pre, okay, and all for the means also. But अभी हम इसको प्री के कंटेस्ट में यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी तरीके से, बिकॉज आपको पता है कि 19 जनवरी का आपका एग्जाम है, 19 जैन का आपका एग्जाम है, तो आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इट्स अ वेरी टेक्निकल एक्ट है ना, और यहाँ से बहुत बार है ना स्टूडेंट क्या करते हैं कि मिस्टेक कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उनका मेरिट से बाहर हो जाते हैं वो। ओके, तो आपको अगर राजस्थान एपीओ को अच्छी तरीके से क्लियर करना है उसका प्री, तो आप राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 को बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्लियर? ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं, है ना। लाइक एज व्हाट इज एक्ट नंबर? एक्ट नंबर क्या है? इनेक्टेड डेट क्या है स्टूडेंट? व्हाट्स द इनेक्टेड डेट ऑफ दिस एक्ट? इनेक्टेड डेट, ठीक है। एनफोर्समेंट डेट क्या रहेगी इसकी? एनफोर्समेंट डेट, ठीक है। एक्ट नंबर, एनफोर्समेंट डेट, इनेक्टेड डेट। तो एक्ट नंबर क्या है स्टूडेंट? ये एक्ट नंबर 2, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1950, एक्ट नंबर 2। इनेक्टेड डेट क्या है इसकी? इनेक्टेड डेट है इसकी स्टूडेंट 20th डे, यानी कि 20 मार्च 1950। ठीक है ठीक है, 20 मार्च 1950, 20 मार्च 1950। And what's the enforcement date of this act student? So the enforcement date of this act student is, लिखिए 1st जुलाई 1950, 1st जुलाई 1950, 1st जुलाई 1950। इज दैट क्लियर? तो आपको ये मतलब 3 बेसिक बातें है ना। एक्ट नंबर 2 ऑफ 1950, इनेक्टेड डेट इज 20 मार्च ऑफ 1950, एनफोर्समेंट डेट इज 1st ऑफ जुलाई 1950। ठीक है, चलिए राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। ओके, हाउ मैनी चैप्टर्स? इसमें चैप्टर्स हैं स्टूडेंट। हाउ मैनी चैप्टर्स? कितने चैप्टर हैं टोटल? टोटल इसमें चैप्टर हैं स्टूडेंट 10 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल कितने सेक्शंस हैं? टोटल इसमें 75 सेक्शंस हैं। 75 को ओमिटेड कर दिया गया है, अब 74 है रियल में तो। ठीक है, एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स? हाउ मेनी शेड्यूल्स? सो 2 शेड्यूल थे स्टूडेंट, बट एक शेड्यूल आपका शेड्यूल नंबर 1 ओमिट हो चुका है। नाउ ओरिजिनली अब सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा शेड्यूल है। ठीक है, तो ये है पूरा इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। एक्ट नंबर 2 ऑफ 1950, द इनेक्टेड डेट ऑफ दिस एक्ट इज 20 मार्च 1950, द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ दिस एक्ट इज 1st ऑफ जुलाई 1950। हाउ मेनी चैप्टर्स? टोटल आर 10 चैप्टर्स, 75 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स। 75 सेक्शन है वो ओमिट हो चुका है, एंड जो फर्स्ट शेड्यूल है वो भी ओमिट हो चुका है। ओरिजिनली अब 74 सेक्शंस हैं, एंड ओरिजिनली अभी सिर्फ इसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2। ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 को ओमिट किया जा चुका है। बेसिक। अब बात कर लें थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। एक्साइज, एक्साइज देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं स्टेट के रेवेन्यू की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो वहां पर जो लिकर है ना, लिकर काम करता है एक तरीके से अ फ्यूल ऑफ द स्टेट की तरह, है ना। अगर कोई लिकर स्टेट है, मतलब इट मीन्स डेट अगर कोई लिकर है और वो स्टेट उसको क्या करता है, रेगुलराइज करता है, तो वो स्टेट की इनकम के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। क्या? लिकर। ओके, तो एक तरह से फ्यूल है स्टेट की इकोनॉमी का ना। लिकर इज द फ्यूल ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। तो उसको रेगुलराइज करना, उसको प्रोडक्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको सेल करना, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना, उसको एक्सपोर्ट करना, तो इसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी किया गया है, एंड दैट इज अ राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। देखिए जितने भी आपके जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, इंटॉक्सिकेटेड आइटम होते हैं, उन इंटॉक्सिकेटेड आइटम्स में बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, लाइक एज अ गांजा, ड्रग्स आप देखते हैं बहुत सारे, ठीक है, और अफीम आप देखते हैं, और आप शराब तो है ही फिर, ठीक है। तो इसके लिए एक है ना, आप देख रहे हैं एनडीपीएस एक्ट भी बना हुआ है, तो एनडीपीएस एक्ट का भी मेन ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है। बट स्टेट वाइज जो है वो लिकर को रेगुलराइज करना और उसका कितना कंजम्पशन करना है, कितना कंजम्पशन नहीं करना है, कौन सा लिकर क्या है
आपकी स्टेट में एक्सरसाइजेबल है, कौन सा लिकर आपने बैन किया हुआ है, वो सब जो चीजें रेगुलेट होती हैं वो होती हैं एक्साइज एक्ट से रेगुलेट। और ये 1950 का एक्ट है, याद रखना, ठीक है, 1950 का एक्ट है। जो इसको एसेंट मिला था वो राज प्रमुख से मिला था, यहां पर गवर्नर नहीं है, इट्स अ लोकल लॉ। तो जो एसेंट मिलता है वो बाय द गवर्नर मिलता है। अब यहां पर गवर्नर क्यों नहीं है, राज प्रमुख क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट जब 1950 में है ना, उस समय राजस्थान में गवर्नर होते ही नहीं थे, ठीक है, 1956 से स्टार्ट हुआ है गवर्नर का ऑफिस तो, ठीक है। तो वहां पर उससे पहले क्या हुआ करते थे, राज प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है, सिमिलर टू द गवर्नर ऑफिस, बट ऑफिशियल नेम था राज प्रमुख, गवर्नर नहीं था, ओके। तो इसलिए यहां पर गवर्नर वर्ड यूज, सॉरी, राज प्रमुख वर्ड यूज हुआ है गवर्नर की जगह। इज इट क्लियर? तो इसमें टोटल आपके 75 सेक्शन है, बट क्या हमें सब कुछ पढ़ना है इस एक्साइज एक्ट में? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें राजस्थान एपीओ की सबसे पहले प्री को डील करना है, ठीक है। और इसमें प्री में आपके 2 चैप्टर आने हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द राजस्थान एपीओ एग्जाम फॉर द प्री, सो ओनली 2 चैप्टर्स आर इंपोर्टेंट फॉर द प्री एग्जाम। द फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1 एंड द सेकेंड चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपका सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 7 को कवर करता है, और जो चैप्टर नंबर 9 है ये आपका सेक्शन नंबर 54 टू 70 को कवर करता है। इसमें पूरा पेनल्टी का ही चैप्टर है, पूरा पेनल्टी का कंप्लीटली। तो ये रहने वाला है, और हम भी इसी बारे में डील करेंगे, यानी कि हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि हमारा प्री में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। सेक्शन नंबर 1, शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। इट मीन्स दैट इट्स अ शोर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट। ये क्या है? इस एक्ट का शोर्ट टाइटल है, ओके। तो क्लोज नंबर 1 रिलेटेड टू द शोर्ट टाइटल, क्लोज नंबर 2 रिलेटेड टू द एक्सटेंट, एंड क्लोज नंबर 3 इज रिलेटेड टू द कमेंसमेंट, ठीक है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये पूरे राजस्थान पर लागू होता है, और ये तब से एनफोर्स में आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इसको ऑफिशियल गजट में क्या करेगी स्टूडेंट? नोटिफाई करेगी, ओके। तो इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है? हाँ, इसका एनफोर्समेंट डेट क्या था स्टूडेंट? 12th of July 1950, सॉरी 1st of July 1950, ठीक है। एनफोर्समेंट डेट क्या था? 1st of July 1950, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये था आपका सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 ओमिटेड, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशंस हैं। अब देखें, यहां पर डेफिनेशंस बड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, और बहुत ही लोकल वर्ड को यूज किया गया है, और साइंटिफिक वर्ड्स को भी यूज किया गया है। उसकी लिकर को बनाने वाली प्रोसेस में, उसको एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस में, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम थोड़ा सा यहां पर कन्फाइन रहेंगे अपने वर्ड से। हम उस साइंस बैकग्राउंड, उसका कैसे वो डीनेचुरलाइज होती है, कैसे नेचुरलाइज होती है, उसमें नहीं जाएंगे, कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे। सभी डेफिनेशंस को करना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर फोकस करेंगे। इट्स इट क्लियर? चलिए, सो हियर आर द 25 क्लोजेस इन सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में कितने क्लोज हैं डेफिनेशन के स्टूडेंट? 25 क्लोज हैं, 25, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट क्लोज इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ बियर। डेफिनेशन ऑफ बियर, ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा, है ना, यूज नहीं किया होगा तो सुना तो जरूर होगा। हाँ, बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम माल्ट। जो बियर है उसमें इंक्लूड है एल, स्टाउट, पोर्टर और ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स। जितने भी फर्मेंटेड लिकर्स हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है, जो किससे बनते हैं? जो माल्ट से बनते हैं। इट्स अ रॉ मटेरियल, इट्स अ रॉ मटेरियल, ओके। किससे बनते हैं? माल्ट से बनते हैं। ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स, तो याद रखना, जितने भी फर्मेंटेड लिकर्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब बियर हैं, और उसमें इंक्लूड है एल, स्टाउट एंड पोर्टर भी, ठीक है। चलिए, सेकंड क्लोज इंपोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं। आबू एरिया।
आपने सुना होगा एक जगह है राजस्थान में आबू रोड के नाम से, तो वहां पर उसी एरिया को यहां पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आबू एरिया मीन्स द टेरिटरी कंप्राइज्ड इन द आबू रोड तालुका ऑफ बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बस इतना कर लेना, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से जो कंप्राइज्ड है वो जो तालुका ऑफ बनासकांठा, ठीक है, आबू रोड। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है थर्ड, डीनेचर्ड। व्हाट डू मीन बाय द डीनेचर्ड? ठीक है, इसको देख लेना स्टूडेंट कि डीनेचर्ड क्या है, देखते हैं। डीनेचर्ड मीन्स mixed with such substance and by such process as may be prescribed under section number 42 in order to render any spirit unfit for human consumption. Very important, any spirit unfit for human consumption. कोई भी spirit जो human consumption के लिए क्या है, unfit है, whether as a beverage or as a medicine or in other way whatsoever. इट मीन्स दैट जो डीनेचर्ड है उसमें अगर आपने क्या है, आप मिक्स करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, आपने ना बहुत बार आप न्यूज सुनते होंगे कि जो अडल्ट्रेटेड जो लिकर है, अडल्ट्रेटेड लिकर को कंजप्शन करने से इतने सारे पर्संस की डेथ हो गई है। अभी जैसे मैं आपको रिसेंटली न्यूज बताता हूं, तमिलनाडु में काफी बर्निंग न्यूज था ये तमिलनाडु का, 40 पर्संस की डेथ हुई थी स्टूडेंट, 40 पर्संस की इन 2024, इसी साल की मैं बात कर रहा हूं। वाई? बिकॉज ऑफ द अडल्ट्रेटेड लिकर, बिकॉज ऑफ द अडल्ट्रेटेड लिकर। तो आपको क्या उसमें मिक्स करना है, कितना मिक्स करना है, ये सारा पैरामीटर्स आपको मेंशन किया गया है। अगर आप फिर भी, है ना, बिकॉज ऑफ द मनी, आप मनी के लिए क्या करते हैं, आप नकली शराब बनाते हैं, उसको लोगों को पिलाते हैं, उसमें मिथानॉल की बहुत ज्यादा आप क्वांटिटी रेज कर देते हैं, तो देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, एक्साइज एक्ट 1950। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना ऐसा कोई भी स्पिरिट जो मिक्स किया गया है जो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो क्या है, वो सब डीनेचर्ड है, सब डीनेचर्ड है। ओके, नाउ फोर्थ डेफिनेशन, excisable article. What is excisable articles? So then definition 4 clear means and includes, it means that exhaustive definition. तो the first one is spirit, कोई भी spirit है, कोई भी fermented liquor है, और any alcoholic liquor for human consumption। याद रखना किसके लिए है, human consumption के लिए। unfit, अगर कोई unfit है, unfit for human consumption है, so then it is not a excisable articles। ओके, तो एक्साइजेबल आर्टिकल्स क्या है, स्पिरिट, फर्मेंटेड लिकर, एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हो सकता है। ठीक है, स्टील्स और अदर अप्लायंसेस फॉर डिस्टिलेशन एंड फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज एनी अदर आर्टिकल which the state government may from time to time declare to be an excisable article for the purpose of this act। ठीक है, तो the first one is excisable articles में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट, आपके स्पिरिट आते हैं, फर्मेंटेड लिकर आती है कोई भी अल्कोहलिक लिकर आती है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है ना, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग उसमें आते हैं, और स्टील्स और अदर अप्लायंसेज आते हैं डिस्टिलेशन के लिए, फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल्स फॉर डिस्टिलेशन आते हैं, एनी अदर आर्टिकल जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, डिक्लेयर करती रहती है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्या है, पर्टिकुलर आर्टिकल क्या है, एक्साइजेबल आर्टिकल है, तो वो भी इस डेफिनेशन में कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्साइज कमिश्नर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक्साइज कमिश्नर का यहां पे क्या मतलब है, द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना। एक कमिश्नर होता है और उसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी, एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इम्पोज्ड बाय और अंडर दिस एक्ट ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स। जो किस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इज लाइक एज अ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी मीन्स एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इम्पोज्ड बाय और अंडर दिस एक्ट ऑन एक्सरसाइजेबल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन दोज पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट। ठीक है, तो जितने भी पार्ट है राजस्थान का,
उन सब पर क्या होता है, एक्साइजेबल आर्टिकल्स पर क्या है, एक्साइज ड्यूटी इंपोज्ड होती है। जितने भी एक्साइजेबल आइटम्स हैं सब पर एक्साइज ड्यूटी इंपोज होगी। ठीक है, हु इज एक्साइज ऑफिसर हेयर, यहां पर एक्साइज ऑफिसर कौन है स्टूडेंट, एनी ऑफिसर और पर्सन और इन्वेस्टेड विद पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, बट एक्साइज कमिश्नर के अलावा। एक्साइज कमिश्नर यहां पर एक्साइज ऑफिसर नहीं है। एक्साइज कमिश्नर के अलावा जो भी सेक्शन नंबर 9 में अपॉइंट किए जाते हैं वो सारे ऑफिसर क्या हैं, आपके एक्साइज ऑफिसर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मींस टू टेक आउट, एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट, तो यहां पे देखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए स्टूडेंट, इसको देखिए एक बार, फर्मेंटेड लिकर क्या है, तो देखिए फर्मेंटेड लिकर मींस वाइन, पाचरी, ठीक है, जिसको हम पचवारी भी बोलते हैं, एंड फर्मेंटेड तारी, एक सब ये क्या है, रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं, एंड एनी अदर लिकर दैट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी फर्मेंटेड लिकर। ठीक है, इंपोर्ट सिंपल। ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, अब यहां पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में क्या क्या इंक्लूड है वो देखिए, द लीव्स, कोई भी ऐसी पत्ती, स्मॉल stalks and flowering of fruiting trobes of the hemp plant Cannabis stevia। याद रखना स्टूडेंट, एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम हैम्प प्लांट भी बोलते हैं और उसका नाम कैनेबिया प्लांट यानी कि कैनेबिया सटाइवा भी है। ठीक है, स्टेविया जिसको हम बोलते हैं, और उसका जो फ्रूटिंग ट्रोप होता है ना, फ्रूटिंग टॉप्स, याद रखना, फ्रूटिंग टॉप्स जो उसके ऊपर, जो उसके ऊपर खिलकर आता है, ठीक है, उसकी जो स्मेल है, जो उसकी फ्लोवरिंग है, किसकी, हैम्प प्लांट की या कैनेबिया स्टाविया की। ठीक है, तो वो किसमें है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, साथ में जो भांग के आप पौधे देखते हैं स्टूडेंट, ये बहुत जगह बहुत कॉमन है, यानी कि बहुत बार ये कहा जाता है कि ऑटोमेटिकली भी इसका ग्रो हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ठीक है, और बहुत बार तो ये आपको इजीली दिख जाती है ना, तो ऐसे ही हैम्प प्लांट भी है। तो भांग, सीडी और गांजा, ये सब क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आते हैं। तो हैम्प प्लांट की फ्रूटिंग टॉप्स, उसकी फ्लोवरिंग, उसकी पत्तियां, और भांग, सीडी और गांजा, ये सब क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। इज दैट क्लियर? और क्या क्या है इसमें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में, चरस, एक एक वर्ड से याद कर लेना। ठीक है, और द रेजाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हैम्प प्लांट, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, और क्या आता है इसमें, एनी मिक्सचर, अब इसमें क्या है, आप मिक्सचर कर देते हैं ऐसी कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का या फिर ड्रिंक का। ओके, एंड एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन करती है, किसमें, अपने एक्ट में, और साथ के साथ में डेंजरस ड्रग्स एक्ट बना हुआ है स्टूडेंट, 1930 का सेंट्रल एक्ट है, उसमें जो बताया गया है वो भी सब क्या है, आपके इंटॉक्सिकेटेड आइटम्स हैं। ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन, लिकर। लिकर इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। लिकर को कहां डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 15 में डिफाइन किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द लिकर? सो लिकर मींस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ऐसी लिकर जो जिसमें क्या है, इंटॉक्सिकेशन है, नशा है। ठीक है, एंड इंक्लूड्स स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, हेरिटेज लिकर, वाइन, तारी, पचवारा, बियर, ऑल लिक्विड। याद रखना है स्टूडेंट, बियर को भी क्या माना गया है, यहां पर लिकर में इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, बियर को किस में इंक्लूड किया गया है, बियर इज ऑल्सो अ लिकर अकॉर्डिंग टू द राजस्थान एक्साइज एक्ट। ठीक है, एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कंटेनिंग अल्कोहल, जिसमें सब क्या है, अल्कोहल है, कंटेनिंग अल्कोहल, as also any substance which the state government may from time to time by notification in the official gazette declare to be the legal for the purpose of this act। मेन है यहां तक। ठीक है, जितना भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है उसमें इंक्लूड है स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, हेरिटेज लिकर, वाइन, तारी, पचवारी, बियर, एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग और कंटेनिंग द अल्कोहल। ठीक है, याद रखना यहां पर वाइन और बियर ये सब क्या है, ये सब दोनों पार्ट हैं लिकर का। वाइन और बियर, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि नहीं बियर तो लिकर नहीं है। याद रखना स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वाइन एंड बियर बोथ आर द पार्ट ऑफ द लिकर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 2 क्लोज 15, वेरी इंपोर्टेंट। ओके, सेक्शन नंबर 16 वेरी इंपोर्टेंट फॉर क्लोज नंबर 16। ठीक है,
मैजिस्ट्रेट मीन्स एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है यहां पर? मैजिस्ट्रेट का मतलब है यहां पर मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, ठीक है। बस स्टूडेंट इसमें यही आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी और कोई इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपका इसमें नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 4, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट इज टू बी डीम्ड लिकर। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो किसी भी लिकर को, मतलब किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि उसको भी लिकर माना जाए। लिकर की डेफिनेशन में तो नहीं, वो नहीं है, पर इट इज डीम्ड लिकर बिकॉज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट। ओके, सो द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर एनी सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सब्सटेंस को, एनी सब्सटेंस टू बी लिकर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो याद रखना डीम्ड लिकर कहां है? डीम्ड लिकर है आपका सेक्शन नंबर 4, पूछा गया है। डीम्ड लिकर कहां है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 4 में है, ठीक है। और डीम्ड लिकर क्या हो सकता है? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, इज इट क्लियर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 5 ऊपर से देख लेते हैं, अंदर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। इट मींस दैट स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि क्या लिमिट रहेगी सेल करने की रिटेल में। आप देखते हैं ना, रिटेल में जो लिकर, बियर, वाइन है ना, जो शॉप्स बनी हुई है ना, लिकर शॉप्स, वाइन शॉप्स, तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी लिमिट रहेगी। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था ना, लिकर स्कैम चल रहा है ना दिल्ली में, एक बहुत फेमस चल रहा है लिकर स्कैम, है ना, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय जैन और आपके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो चुकी है उसी स्कैम में। बट अब तक डिसीजन नहीं आया है, ठीक है, पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में केस, बट उसी में वो जेल जा चुके हैं। ओके, तो ये आपको स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, इट्स एब्सोल्यूट और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि रिटेल में कितना सेल होगा वाइन का, कितना सेल होगा बियर का। इट मींस दैट लिकर कितना सेल होगा मार्केट में इन रिटेल। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, ये पावर है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 5। नाउ सेक्शन नंबर 6, पोजेशन ऑफ बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। मान लीजिए कि मेरी वाइफ है या मेरा कोई सर्वेंट है या मेरा कोई क्लर्क है और उसके पोजेशन में क्या है, वाइन है, बियर है या कोई भी लिकर है या डीम्ड लिकर है, ठीक है। तो वो फिर किसकी लिकर है, वाइफ की, सर्वेंट की, क्लर्क की या फिर मेरी? तो याद रखना वो लिकर किसकी मानी जाएगी, मेरी। सेक्शन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जाम। When any excisable article, कोई भी excisable article, I am not talking about only to the liquor, यहां पर सिर्फ लिकर की बात नहीं हो रही है, कोई भी excisable articles is in the possession of a person's wife, वो उस पर्सन की वाइफ की पोजेशन में है, क्लर्क के पोजेशन में है या सर्वेंट के पोजेशन में है, on account of that person, it shall for the purpose of this act be deemed to be in the possession of that person। वो यही माना जाएगा कि उस पर्सन के ही पोजेशन में वो है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जाम। सेक्शन नंबर 6, ठीक है। 7 इज अ जनरल सेक्शन, ठीक है। ये किसी भी शैल नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द कस्टम फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑफ एनी रूल। ये कस्टम को इफेक्ट नहीं करता है सेक्शन नंबर, ये एक्ट सेक्शन नंबर 7 जनरली बात करता है। तो इट्स योर चैप्टर नंबर 1। ये क्या है आपका चैप्टर नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 7 तक। नाउ चैप्टर नंबर 9, सेक्शन 54 टू सेक्शन नंबर 70, और ये बात करता है पेनल्टी के बारे में, पनिशमेंट के बारे में। इस चैप्टर में जो पनिशमेंट हैं, जो पेनल्टीज हैं, उनके बारे में बात करता है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 9। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर नंबर 9 के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।